हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अपने आप का ख्याल रखते हुए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से अपने आप का ख्याल रखना है मेरे बच्चों, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे से कार्य करता है और जब मस्तिष्क अच्छे से कार्य करता है तो जो कार्य का परिणाम या फल, जो रिजल्ट आता है वो भी बहुत अच्छा होता है, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। इसलिए हमेशा खुश रहा करो, अच्छे से एक्सरसाइज किया करो, व्यायाम किया करो, सुबह घूमने गए, थोड़ा सा टहलने चले गए। और मुझे अपनी बातें भी बताओ, आपको क्या क्या पसंद है, कौन कौन सी बातें आपको पसंद है, क्या क्या करने में आपकी रुचि है, कौन कौन सी हॉबीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताना आप। हाँ चलो, तो अब हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ, कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पाठ 11 की तरफ, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कवि परिचय और साथ ही साथ प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसकी व्याख्या। ठीक है, चलो सबसे पहले हम चलते हैं कवि परिचय की ओर। जिस भी कवि या जो भी लेखक या रचनाकार यहाँ पर आपके समक्ष बताए जाते हैं या फिर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल हैं, जिनकी रचनाएं शामिल हैं, चाहे वे गद्य खंड से हों या काव्य खंड से हों, उन रचनाकारों के नाम, उनकी जन्म और मृत्यु की तिथि, जन्म स्थान, रचनाएं, ये 3 बातें हमेशा याद रखा करो। क्या? कवि का नाम, जन्म स्थान और मृत्यु, उनकी रचनाएं और उपलब्धियां, कौन सी रचना पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, ये भी आपको अवश्य ध्यान रखना होता है। तो नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, हिंदी साहित्य में अपनी एक अनोखी पहचान बनाने वाले कवि और रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल जी। जन्म हुआ 1 जनवरी, साल का पहला महीना और उस पहले महीने की पहली तारीख 1 जनवरी सन 1937, राजनांदगांव, मध्य प्रदेश। क्या क्या लिखते हैं वे, कौन कौन सी विधाओं में लिखते हैं? उनकी विधाएं हैं कविता, कहानी, उपन्यास। अर्थात ना केवल ये कवि हैं बल्कि कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। वाह क्या बात है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। अब देखते हैं इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं, काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। लगभग, जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। इधर आओ, सुनो ध्यान से। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। ये एक ही है भैया, एक कविता का टाइटल है ये। ऐसा नहीं है कि वह आदमी अलग हो, ठीक है, चला गया अलग हो, गरम कोट अलग हो, विचार की तरह अलग हो। ये एक है, एक रचना है उनकी। वह आदमी चला गया गरम, ओ सॉरी, नया फिर भूल गई, बताओ कौन सी है इनकी पूरी रचना? वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। ये एक कविता है। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। और एक बात बता दूं कि वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह से ही ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, प्यारे नन्हे बेटे को, इसी से ली गई है। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, इस कविता से ली गई है प्यारे नन्हे बेटे को। याद रखना, जब कभी आपसे पूछा जाए कि विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना प्यारे नन्हे बेटे को कहाँ से ली गई है, उनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, तो वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। ये सब इनके कहानी संग्रह है, अर्थात काव्य संग्रह है। अब कहानी संग्रह की देखें। पेड़ पर कमरा। अब एक पेड़ है और उस पर कमरा, ठीक है, उस पेड़ पर
ऐसे ध्यान रखना कि पेड़ पर कमरा बनाया था विनोद कुमार शुक्ल जी ने, तो उनकी ये कहानी हो जाएगी, कहानी का नाम याद हो जाएगा, पेड़ पर कमरा। महाविद्यालय, विनोद कुमार शुक्ल जी ने कहानी लिखी, महाविद्यालय, उनकी कई कहानियां शामिल हैं इसमें। उसके बाद उपन्यास नौकर की कमीज, उनका जो उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। दीवार में खिड़की रहती थी वाह यार, ये भी बढ़िया है। दीवार में खिड़की रहती थी और उस सामने वाली खिड़की में एक पड़ोसन रहती थी। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, मूवी थी पड़ोसन, जिसमें एक गाना भी था याद, हाँ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो ये दीवार में खिड़की रहती थी, वो ही याद आ गया। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़, किशोर उपन्यास। बोना मतलब क्या होता है? बोना मतलब जो हाइट में कम होते हैं, या कहते हैं ना कि बड़े आए, बोने कद वाले, बोने पद वाले, ठीक है। तो बोना मतलब छोटी हाइट का, किशोर उपन्यास है ये। जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 को, ठीक है। कहाँ? मध्य प्रदेश के राजनांद गांव में। कविता, कहानी और उपन्यास में इनकी रुचि। सम्मान वीर सिंह देव पुरस्कार, सृजन भारती सम्मान, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय, इससे पहले हमने उन्हीं की कविता पढ़ी ना, अधिनायक, ठीक है, जिसमें नई कविता के जो प्रखर कवि माने जाते हैं या कहे जाते हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को उनका पुरस्कार भी मिला, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ठीक है। अब पता चला कि रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य में क्या भूमिका निभाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, ये भी जाने माने प्रसिद्ध रचनाकार हैं। मध्य प्रदेश शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राप्त हुए, ठीक है। चलें आगे, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ध्यान से देख लो भैया, गौर से देखिए, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों की बौछार होगी। नाम विनोद कुमार शुक्ल, जन्म 1 जनवरी सन 1937, जन्म स्थान मध्य प्रदेश का राजनांद गांव। विधाएं कौन कौन सी थी? कहानी, कविता, उपन्यास। जो कविता संग्रह है, सबसे बड़ा जो शीर्षक है वो क्या है? हाँ, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह ये उनकी कविता संग्रह है, जिससे प्यारे नन्हे बेटे को कविता ली गई है। कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा, और उपन्यास नौकर की कमीज। कम से कम 1-1, 2-2 रचनाएं तो उनकी इतने अच्छे से याद रखिए, ताकि कुछ भी यदि जैसे पूछा जाता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है, तो हमें पता होगा तब तो हम कर पाएंगे, या कौन सी नहीं है। तो जब हमें उनकी रचनाएं पता होंगी तो जो नहीं होंगी वहाँ पर वो हम उनको आसानी से देख सकते हैं और सही उत्तर का चयन कर सकते हैं, ठीक है। वीरदेव पुरस्कार, रघुवीर सहाय पुरस्कार, भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से पुरस्कृत। अब देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को ये जो कविता है वो कहाँ से ली गई है? अभी अभी हमने बात की थी ना कि विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटे को उनके कविता संकलन या काव्य संग्रह वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह से संकलित है। कवि ने इस कविता में कर्म को लोहा बताया है कि कर्म प्रधान है, और कहते हैं कि जब मैं अपनी प्यारी बेटी से पूछूंगा बताओ कहाँ कहाँ लोहा है, तो वो आसपास की छोटी छोटी वस्तुओं को देखेगी, जो भी उसको, अब जैसे जहाँ बच्चे खेल रहे हो, जहाँ माँ होगी, छोटे बच्चे वहीं रहते हैं, मान लो रसोई घर में है, तो करछी, चमचा, चिमटा, ये सब लोहा है, वो अपने तरीके से उत्तर देगी। तो क्या कहेगी? आसपास की वस्तुओं को देखकर बोलेगी चिमटा, करकुल या करछुल जिससे सब्जी लेते हैं,
सिगड़ी आदि सब में लोहा है। ठीक है, फिर मैं, मेरी पत्नी और पूरा परिवार उसे धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझाएगा कि जो हम काम करते हैं ना वही लोहा है। तभी आपने सुना होगा कि भाई उनका लोहा तो सब मानते हैं, सुना है? हर वो आदमी जो अपने लड़के को अपने कंधे से ऊंचा करता है, लड़की के लिए प्यारा दूल्हा ढूंढता है, उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है वो लोहा है। हर वो औरत जो दबी सताई है और जो ये बोझ उठाती है वो लोहा है, अर्थात लोहा मजबूती है। यहाँ पर लोहा का क्यों उपयोग किया गया है, क्यों शुक्ल जी ने लोहा 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 हर जगह कहा है? क्योंकि लोहा मजबूती का प्रतीक है जो आसानी से ना तो झुकता, ना टूटता, ना मुड़ता, ना ही नष्ट होता। कई आकारों में ढल सकता है लेकिन इतना मजबूत, इतना कठोर कि सामने वाला टूट जाए लेकिन उसका कुछ नहीं होता। तो जो मेहनत करते हैं, जो कर्मठ रहते हैं, जो हमेशा सहनशीलता के साथ पूरी तरह अपनी क्षमता से कार्य करते हैं, उन्हें लोहा कहा है। अब जैसे कविता है, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। तो प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 की कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई हैं और इसके कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। यह कविता उनके कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से संकलित है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैंने अपने बेटे को कंधे पर बिठाया तो मैंने अपने बेटे से यह कहते सुना कि मैं दादा से बड़ा हो गया। अर्थात यहाँ पर दादा मतलब पिता के लिए कहा है बेटा, दादा मतलब ग्रैंडफादर की ओर नहीं है संकेत। दादा पिता को कहते थे, पिताजी को दादा कहते थे पहले, ठीक है। बाई कहते थे मम्मी को, दादा कहते थे पिताजी को। तो यहाँ पर शक्तिशाली, मजबूती, अपने कर्म या अपने फर्ज या अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ जो रहते हैं उनकी ओर कवि ने बहुत सुंदर तरीके से यह रचना की है कविता। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करकुल, सिगड़ी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, खीला, दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। अर्थात जो 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 वो सामने देखेगी, आसपास देखेगी, यदि कहेंगे बताओ लोहा कहाँ कहाँ है तो वो जल्दी 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 देखेगी और जो उसको सामने दिखाई देगा वो सब बता देगी। करछुल है, जो दरवाजे की सांकल है, सांकल मतलब कुंडी। पहले जैसे ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा है और जब इसे बंद किया जाता था तो यहाँ पर इस तरह से जैसे चेन होती है ना बेटा, चेन, उस तरह से सांकल लगी रहती थी और सांकल को फंसाया जाता था, उसमें फिर ताला लगाया जाता था, तो वो रहती थी लोहे की, ठीक है। तो वो अब यहाँ पर सब दिखाया है कि किस तरह से गांव के घर हुआ करते थे, किस तरह से गांव में पहले जो सिगड़ी है, सिगड़ी जानते हो, जिस पर खाना बनाया जाता था, चूल्हा, चिमटा, करछुल, ये सब मतलब ये सब क्या दर्शाते हैं? काम, कर्म, ठीक है, मजबूती, समर्पण, ये सब यह दिखाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 की कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई हैं। इनके कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इस कविता में उनके कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से संकलित है। और इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि प्यारी बिटिया से जब मैं पूछूंगा कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ है, तो वो सारी झटपट 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 सारी चीज़ों को देखेगी कि यार ये चमची, ये करछुल, ये समसी, ये दरवाजे में जो सांकल लगी है वो, ये सब सब, कब्जा, खीला, कब्जा समझते हो आप? नहीं समझते होगे ना जो जैसे ये है दरवाज़ा और जो दरवाजे को इस तरह से खोलने का काम करते हैं, यहाँ पर लोहे के इस तरह से लगे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे,
ऐसा समझ लीजिए। जो दरवाजे को खोलने का काम करते हैं उनको कब्जा कहते हैं। खीला, एक बड़ी सी कील, दरवाजे में धसा हुआ, इन सभी में लोहा है। तो ये किसने बनाया है? ये मनुष्य ने बनाया है। तो लोहा मजबूती, लोहा कर्मठता, लोहा समर्पण, लोहा शक्ति, सबकी ओर लोहा संकेत करता है। और ये सब किसने किया? मनुष्य ने। तो मनुष्य की मजबूती को दर्शाया है, मेहनत को दर्शाया है, सहनशीलता को दर्शाया है, कर्मठता की भावना को दर्शाया है कविता के माध्यम से। ठीक है। रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा। फिर वो, अब उसके पिताजी कहेंगे और बताओ और क्या क्या है लोहा। तो वह थोड़ा सा विचार करेगी, और एक तार जो लंबा है ना, यहाँ से वहां बंधा हुआ है। जैसे अब एक ये खंबा है, खंबा मतलब एक लकड़ी का, ऐसे ही उस पर एक लंबा सा तार बना है, उस पर कुछ कपड़े सूखने पड़े हैं। ठीक है, कुछ कपड़े सूखने पड़े हैं, कुछ फ्रॉक टाइप की, कुछ इस तरह के कपड़े तार पर सूखने पड़े। ठीक है। तो मान लो ये रस्सी, रस्सी नहीं, तार, तार लोहे का। रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभों पर। अब ये लकड़ियां हैं और इनके दोनों खंभों पर बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की चड्डी या गीली चड्डी। फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। वो इधर उधर जो भी देख रही है कि मान लो यहाँ पर एक साइकिल भी है। ठीक, ओके, मान लो ये साइकिल है। अब एक ये जो साइकिल है वो भी लोहे की, बड़ी खुश हो रही है। अब वो बताती जा रही है कि ये सारी चीज़ें लोहे की है। धीरे धीरे उसमें देखने, समझने और सुनने की जो समझने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। और वो आसपास ऑब्जर्व कर रही है, वो देख रही है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ दिगंत भाग 2 की कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई हैं। और इसमें उन्होंने यह कहा है कि, और ये किससे लिया गया है? उनके काव्य संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह से। ठीक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी थोड़ी देर रुकेगी और याद करेगी, बाहर दो लकड़ी के खंभों पर एक लोहे का लंबा तार बंधा हुआ है जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है। फिर वो याद करेगी एक साइकिल, एक सेफ्टी पिन, वो सब भी लोहे का है, और याद करती जाएगी। अगली है, आसपास वह ध्यान करेगी और सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बच्चे जो रहते हैं ना, चंचल रहते हैं, बहुत जल्दबाजी में हर चीज़ को छट 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 देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी कि कितने जल्दी जान जाए वह कहाँ कहाँ लोहा है। वो कोशिश करेगी मैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखूं, जानूं कि कहाँ कहाँ लोहा है। चलो यहाँ मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। उसने तो बता दिया कि भाई करछी है, चिमटा है, और जो भी समसी है, सिगड़ी है, वो सब लोहे की। आप तो बताओ ज़रा कि आपने उसके अलावा बताना है मुझे, जो उनकी बच्ची ने बताया ना, उसके अलावा आपको बताना है कि लोहा कहाँ कहाँ है। आपने कहाँ कहाँ देखा है? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ लिखो भाई, टाइप करो, मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ। मुझे जानना है कि आपने कहाँ कहाँ लोहा देखा है, और मतलब जो शुरुआत से जो लोहे की वस्तुएं बन रही हैं, क्या आज उन लोहे की वस्तुओं में भी कुछ परिवर्तन आया है या वही वस्तु है? तो ये कविता ली गई है दिगंत भाग 2 के प्यारे नन्हे बेटे से। इसके कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, और यह उनके काव्य संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह से संकलित है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वो आसपास देखेगी और सोचेगी, वो दुबली पतली है पर उसकी हरकत में बहुत तेजी है। ये जानने की जल्दी भी है कि अरे मैं देख लूँ कहाँ कहाँ लोहा है, और फिर मैं जल्दी से बताऊँ अपने दादा को, मतलब पिताजी को, कि ये भी लोहा है, ये भी लोहा है, ये भी लोहा है। ठीक है, चलो
अब पढ़ते हैं अगली पंक्तियां। मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, ये सब बेटा गांव, किसानी, मजदूर, या यूं कहें कि ये सब खेती किसानी के काम में आने वाले औजार हैं और ये गांव का ही वर्णन है। फावड़ा होता है कुछ इस तरह का, ऐसा रहता है जिससे, हाँ अरे शायद बिल्कुल, जिससे जैसे कोई मिट्टी मिट्टी आगे को की जाती है, तो ये जो रहता है फावड़ा ना, यही होता है, हाँ ऐसा रहता है जिससे मिट्टी मिट्टी इकट्ठी की जाती है। कुदाली, कुदाली कुछ इस तरह से रहती है, कुछ इस तरह से, हाँ, जिससे खोदी जाती है, मिट्टी को खोदा जाता है। फिर है टंगिया, टंगिया नहीं पता मुझे। वसूला मतलब जो लकड़ी है, लकड़ी को चिकना बनाने के लिए, जैसे कोई भी बनाया, पलंग बनाया, कुर्सी बनाई, टेबल बनाई, मिस्त्री या कारीगर या जो लोहार रहते हैं वो जो, या लकड़ी के जो काम करते हैं, उनके पास ये रहता है वसूला। क्योंकि हम गांव में रहते थे तो जब घर में या कोई बनाने वाले आते थे तो उनके हाथ में वसूला रहता था, फिर उससे लकड़ी को चिकना किया जाता था। जैसे अब क्या ये सनमाइका वगैरह आ गई हैं कि बहुत सुंदर लकड़ी को तराशा जाता है या सुंदर उसकी बनावट की जाती है, लेकिन पहले वसूला ऐसा होता था, लोहे का ही होता था, जिससे ऐसे ऐसे करके दो लोग बैठ जाते थे, एक इस तरफ, जैसे यहाँ बैठ गया एक कोई, ठीक है, एक यहाँ पर बैठ गया कोई, और दोनों ने इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पुश पुल करके दोनों इधर से यहाँ करके, फिर ये जो टेबल है बड़ा, इसकी जो सतह है, ठीक है, इसका जो स्पेस है या जो मतलब ये है, वो बड़ी चिकनी हो जाती थी लकड़ी। तो वो भी वसूला भी किससे बनता था? खरोंचा जाता था, जिससे अच्छा सा, मतलब जिस पे लकड़ी का शेप दिया जाता है, लकड़ी का शेप बहुत सुंदर हो जाता है, उसको वसूला। खुरपी, खुरपी से जैसे हम कहें कि खरपतवार या फिर जो नहीं रहती है कुछ, जैसे फसल में अनवांटेड प्लांट्स जो रहते हैं उग जाते हैं, तो उनको खुरपी से हटाया जाता है विद द हेल्प ऑफ खुरपी। जो जैसे फसल है उसमें नहीं, जैसे मान लीजिए गेहूं है, सोयाबीन है, तो वो तो बोया गया है और वो उसकी फसल काटी जाएगी, अन्न उपजेगा। लेकिन कुछ जो रहते हैं पेड़ पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते, तो ऐसे को उनको खुरपी से हटाया जाता है। तो ये फावड़ा, कुदाली, टंगिया, वसूला, खुरपी, ये सब लोहे के बने हुए होते हैं। फिर वो क्या बताते हैं पिता उनकी बच्ची को, कि पास में खड़ी हुई जो बैलगाड़ी है ना, उसके चक्के का पट्टा। अब बैलगाड़ी तो आप सभी ने देखी होंगी, देखी हैं, बताना जरूर। तो अब बैलगाड़ी पर जो पहिया है दिखेगा हमें ये कि लकड़ी का है, ठीक है, हाँ पहिया लकड़ी का है, लेकिन उसके जो आसपास जो लगा रहता है वो लोहे का रहता है, ये लोहे का रहता है, ठीक है। तो अब क्या लिखा है उन्होंने, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, वो लोहे का होता है। बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। अब इस तरह की घंटियां, जैसे मंदिर में घंटियां रहती हैं, उसी तरह की घंटियां बैलों के गले में भी डाली जाती थी। तो उनमें जो ये रहता है जिससे घंटी बजती है, ठीक है, घंटा या घंटी कहें जिसको, जैसे मंदिरों में आपने देखी होगी, तो ये जो रहता है बजाने वाला वो लोहे का रहता है, ठीक। तो मैं याद दिलाऊंगा, फिर उसको बतलाऊंगा। उसने अपने आप जो देखा, छोटी बच्ची ने जो आसपास देखा, हंसिया। फिर उसने ये भी कहा था कि जो लकड़ी पर जो तार बंधा है वो भी लोहे का, बहुत सारी सांकल, दरवाजे की सांकल लोहे की है, जिसको छोटी बच्ची देखकर समझ पाई, उसने वो अपने आप कह दिया कि ये लोहे का है। अब यहाँ पिता का फर्ज दिखाया है कि जो वो नहीं समझ पाई उन्होंने अपनी बेटी को बताया,
कि ये सब कुछ लोहे का है। अब उन सब के पीछे क्या कारण है? सबको मतलब या फिर यूं कहें कि सबके पहचान मतलब क्या उद्देश्य के है इसके ऊपर, मतलब इसके पीछे शुक्ल जी का, कि वे क्यों बताना चाहते हैं? वे यही बताना चाहते हैं कि व्यक्ति अर्थात मनुष्य जिन जिन कार्यों में लग्न रहता है या पूरी तरह से व्यस्त रहता है, वो सब लोहे की हैं। अर्थात कहीं ना कहीं नहीं, वो तो पूर्ण रूप से लोहा मेहनत का प्रतीक है, कर्मठता का प्रतीक है, परिश्रम का प्रतीक है। ठीक है, तो लोहा अर्थात तभी तो कहते हैं मान गए भाई उसका लोहा। तो लोहा मानना मतलब एक ऐसा सामने वाला, कोई ऐसा साहसी, हिम्मती, कर्मठ व्यक्ति से जब हार मान जाए सामने वाला, तो कहते उसका लोहा तो मानना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज स्वयं कहते थे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का लोहा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, लोहे को दिखाया है उन्होंने किससे? मजबूती से, मेहनत से। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 की कविता प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई हैं और इसके कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। यह कविता उनके काव्य संकलन, चलो मैं अभी नहीं देखने दूंगी आपको, बताइए कौन सा काव्य संकलन है? हम बार बार यही कह रहे हैं, क्या है उनके काव्य संकलन का नाम जिससे लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को? हाँ, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। वह आदमी नया गरम, ऐसे कह लो, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये उनका काव्य संग्रह है और इसी से प्यारे नन्हे बेटे को कविता ली गई है। काव्य संग्रह मतलब समझते हैं ना, बहुत सारी कविताओं का संकलन, संग्रह। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मैं अपनी बिटिया को याद दिलाऊंगा, उसे सिखलाऊंगा कि फावड़ा, कुदाली, टंगिया, वसूला, खुरपी, पास खड़ी, जो बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा अभी बनाया था ना, बैलों के गले में कांसी की घंटी के अंदर जो लोहे की गोली, ये सब कुछ लोहा है। ये सभी अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, कई तरह के या हर जगह लोहा ही लोहा है। कहाँ? गाँव में, किसानों के पास, या जो हमेशा कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके आसपास अधिक लोहा है, अर्थात वो अधिक मेहनत करते हैं। ये बताया है, लोहे को परिश्रम का प्रतीक बताया है, कर्मठता का प्रतीक बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को। पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को। बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई बलाडिला, जगह जगह लोहे के टीले। अब पिता ने सिखाया बच्ची को, अब माँ सिखाने लगी कि बेटा देखो, अब माँ जिससे काम करती है उनकी ओर संकेत करने लगी, उनको वो बताने लगी कि ये हंसिया, ये बाल्टी, ये जो कुआं है। अब बाल्टी तो आप समझते हो, हंसिया देखा है जिससे सब्जी वगैरह काटी जाती है, इस तरह का आपने देखा होगा, लोहे का रहता है ये, और लकड़ी का यहाँ पर इस तरह से बना होता है ये हंसिया। बाल्टी आप जानते हुए, लोहे की बाल्टियाँ आती हैं। ठीक है, और फिर क्या दिया है? कुएं की घिर्री। अब यहाँ पर कुएं की घिर्री ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मान लो ये है कुआं, ठीक, और बड़े से कुएं में इस तरह से लगी रहती थी एक घिर्री जिस पर रस्सी जाती थी और बाल्टी भर कर आती थी। तो ये जो घिर्री लगी है वो भी काय की है? लोहे की है। तो अभी पिता ने अपने कार्य, जिनसे पिता कार्य करते थे, उन औजारों के बारे में बताया और उन साधनों के बारे में बताया। अब माँ का नंबर आया या माँ की बारी आई, तो माँ ने अपने तरीके से की। माँ के हाथ में हंसिया रहता है, माँ पानी भरने जाती है कुएं पर, फिर वो किस तरह से पानी निकालती है कुएं से मेहनत से। तो वो जो घिर्री है, वो जो बाल्टी है, वो भी लोहे की है।
छत्ते की काड़ी, डंडी और घमेला, ये क्या होता है मुझे बताइएगा। हंसिया, चाकू तो पता ही है, भिलाई, बलाडिला, जगह जगह लोहे के टीले। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 के कविता प्यारे नन्हे बेटों को से ली गई हैं। इसके कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। यह कविता उनके कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से संकलित है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरी पत्नी भी याद दिलाएगी, समझाएगी, बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की काड़ी, डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बलाडिला, सभी जगह लोहे हैं, लोहे के टीले, छोटे पहाड़ भी हैं। तो ये सब कुछ बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ तुम नज़र फैलाओगी वहाँ वहाँ लोहा नज़र आएगा। और लोहा यूं ही नहीं रखा है जैसा कहीं भी, वो बनावट में रखा हुआ है, अर्थात उसके पीछे मनुष्य की मेहनत है और उसके आगे भी मनुष्य की मेहनत है कि जब बनाया होगा, लोहे का हंसिया बनाया, कुदाल बनाया, फावड़ा बनाया, बाल्टी बनाई, घिर्री बनाई, बैलगाड़ी के पहिए का पट्टा, चक्का बनाया, वो सब किसने बनाया? लोहार ने, अर्थात उसकी मेहनत। अब क्यों बनाया? मेहनत के लिए, मेहनत से बनाया, मेहनत के लिए क्या? लोहा, अर्थात जहां लोहा वहां मेहनत। तो यही बताया गया है। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहां कहां लोहा है, अर्थात अब सब लोग मेहनत करेंगे। ढूंढेंगे मतलब ये नहीं कि अब हमें ढूंढना है भाई, ढूंढना है, बच्ची काम कर रही है लोहा ढूंढने की, लेकिन जहां जहां लोहा दिख रहा है वहां वहां उनकी मेहनत दिखाई दे रही है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। समझ में आया क्या कहा है उन्होंने? कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है वो लोहा है। मजबूती, मेहनती, हिम्मती, साहसी, परिश्रमी, ये सब कुछ बताया है लोहे को प्रत्यक्ष रूप से, या लोहे का नाम लेकर व्यक्ति की मेहनत को, कर्मठता को दर्शाया है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 कविता प्यारे नन्हे बेटे से ली गई हैं। कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ये उनके काव्य संग्रह है आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस तरह सारा घर मिलकर ढूंढेगा, अर्थात कोई भी गांव में चैन की नींद नहीं सोता है। ये नहीं है कि भाई सुबह दोपहर हो गई और पाँव पसारे चादर ताने सो रहे हैं। पूरा घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, वे सब मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं। औरतें भी, स्त्रियां भी घर का काम करेंगी, साथ ही साथ फिर खेत पर उनको रोटी या भोजन लेने जाती हैं, साथ साथ हल में गेहूं और उसका काम करती हैं। अब तो जैसे हार्वेस्टर चल गए, थ्रेशर्स चल गई हैं, अब किसानी का काम बहुत सारा मशीनों ने ले लिया है। पहले सारे काम जो थे, कार्य जो थे, मनुष्य अपने हाथों से करता है। हमने खुद देखा है कि किस तरह से, जैसे फसल काट कर लाई तो फिर उसको खलिहान में डाला जाता। खेत और खलिहान में अंतर समझते हो? खेत सुना होगा, खलिहान सुना होगा, खलिहान सुना है? बताओ जरा क्या होता है खेत खलिहान? खेत तो आपको पता है कि जहां पर फसल, ठीक है, जहां पर फसल बोई जा रही है वो खेत है। चलो भाई ये फसल है। अब बताओ खलिहान क्या है? तो बेटा खेत और खलिहान का बहुत जिगरी दोस्ताना है। खेत से जो फसल कट कर आती है वो यहीं पर इकट्ठी रखा जाती है। किसमें? खलिहान में। फिर यहीं पर उसको, अब तो जैसे थ्रेशर्स आ गए, बहुत सारी मशीन आ गई हैं। पहले क्या किया जाता था, उस खलिहान में एक बीच में इस तरह की लकड़ी लगाई जाती थी, फिर उसमें बैल, ठीक है, बैलों को जोता जाता था और
फिर वो घूमते थे चारों ओर, फसल को रोंदते थे। रोंदना समझते हो ना, किसी को बार 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 जो 2-4 बैल इस तरह से घूमेंगे, यहाँ पर फसल पड़ी है, गेहूं मान लीजिए, फिर गोल 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 घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे, और उन बैलों के मुंह में लगा देते थे, क्या कहते थे उसको, जैसे अभी जो हम कोरोना से बचने के लिए मास्क आ गया ना, पहले पशुओं को बेचारों को दिन रात उनको चक्की, कोल्हू का बैल सुना होगा आपने, इतनी मेहनत करवाई जाती थी, और उनको मुंह में उसको मौसी का कुछ तो कहते थे, वो बांध दिया जाता था। तो अब वही तो आता है कि पहले मनुष्य ने पशुओं को मास्क पहनाया, और अब स्वयं मनुष्य ने ही पहन लिया। प्रकृति का प्रकोप देखो, क्या परिणाम, मतलब किस तरह से प्रकृति अपना बदला लेती है वो देखो। ये बेचारे मूक प्राणी हैं, मूक प्राणी हैं, और यहाँ पर उनको दिन रात चला चला कर, और तो और वो जरा से थक जाते थे ना, तो इस तरह से लकड़ी का एक डंडा है, उसमें सामने कील लगाई जाती थी, और उससे उनको आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। इसी तरह की जो यातनाएं हैं वो अंग्रेज देते थे भारतीयों को भी, कोल्हू के बैल की तरह चर्रक चूं इतनी प्रताड़ित किया जाता था भारतीय जनता को। ठीक है, तो यहाँ पर खेत और खलियान की बात हो रही थी, तो खलियान में फसल काट कर रखी जाती है, फिर बैल और जो पशु रहते हैं उसको रौंद देते हैं। फिर क्या होता है, एक इस तरह से ये लकड़ी का बना होता था, फिर इस पर एक व्यक्ति चढ़कर, ठीक है, एक लकड़ी जो बांस की डलिया रहती ना उसमें किया, फिर उड़ा देते थे, तो भूसा भूसा चला जाता था हवा में दूर, और अनाज अनाज एकत्रित हो जाता था यहाँ। तो इस तरह से फसल कटकर आई खलियान में, खलियान से एकत्रित हुई, और भूसा और अनाज एक तरफ हो गया। तो ये सब भी दर्शाता है मेहनत को, कि ऐसे ही हमें अन्न नहीं मिल जाता और हम लोग रोटी खाते हैं, कुछ फेंक देते हैं। फेंक देते हैं क्यों कह रही हूँ मैं, कि पहले जो भोजन बनाया जाता था, या शादी या विवाह के जो कार्यक्रम होते थे, उनमें बहुत अच्छे से पंगत बैठती थी। पंगत बैठना समझते हो, लाइन से बैठकर भोजन परोसा जाता था, और उसमें व्यर्थता बिल्कुल नहीं होती थी, किसी भी तरह से अन्न को बर्बाद नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल देखिए स्टॉल लगा दिए जाते हैं, तरह तरह के स्टॉल लगे हैं भाई, और कोई खा रहा है, कोई फेंक रहा है, खाने से ज़्यादा डस्टबिन्स भर जाते हैं, अन्न की बर्बादी। और फिर पता चलता है कि प्रकृति जब अपना विराट रूप दिखाती है तो फिर थर थर कांपने लगता है मनुष्य, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वैसी ही हरकत है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इसी तरह सारा घर मिलकर ढूंढेगा और समझाएगा कि कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत करता है वो लोहा है, मेहनती, ठीक है, उसको उन्होंने लोहा कहा है। अगला है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। बोझ उठाना, जिम्मेदारी निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। कहते हैं कि ईश्वर उसी के कंधों पर जिम्मेदारी देते हैं जो उन जिम्मेदारियों को उठाने के लायक होते हैं। तो अपने जीवन में जब आप जिम्मेदारी उठाएंगे, 1, 2, 4, 10 पूरे घर को उठा लेंगे, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी जब आप उठाएंगे ना, तो कभी भी ये मत कहना कि और मैं क्यों करूं, या फिर कभी रौब मत झाड़ना कि मैं रख रहा हूं या मैं खिला रहा हूं। अहंकार की भावना को कतई स्थान मत देना। थैंक्स अवश्य कहना, प्रभु को धन्यवाद अवश्य देना कि उसने हमें इस लायक समझा कि हम जिम्मेदारियों को उठा सकें, जिम्मेदारियों को निभा सकें। इतनी प्रार्थना अवश्य करना कि हे प्रभु, तुमने जो जिम्मेदारियां दी हैं वो मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। बस इतनी कृपा करना कि मुझे साहस देना, हिम्मत देना कि कभी भी मैं इन जिम्मेदारियों को उठाने से विचलित ना हो जाऊं। ठीक है, इस तरह से तो बता रहे हैं, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा।
पहले हमने देखा कि किसान मजदूर हल जोत रहा है, तो व्यक्ति व्यक्ति अर्थात एक मनुष्य की बात की गई है, एक पुरुष की बात की गई है। अब यहाँ पर महिलाओं को भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा कि सिर्फ पुरुष ही लोहा नहीं है, पुरुष ही कर्मठ या मेहनती नहीं है, स्त्री भी मेहनती है, वो भी परिश्रम करती है, तो उसको कमज़ोर ना समझा जाए, उसको पीछे ना रखा जाए। ठीक है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है जो जिम्मेदारी निभा रही है। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 की कविता प्यारे नन्हे बेटे को ली गई है। इसके कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। यह उनके काव्य संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार काव्य संग्रह से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हर वो आदमी जो अपने लड़के को अपने कंधे से ऊंचा करता है, क्या बताया है कि खुद तो मेहनत करता ही है और अपनी संतान को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। लड़की के लिए प्यारा दूल्हा ढूंढता है, वो भी मेहनत है, और दूल्हा मजबूत मेहनती अच्छा गुणी संपन्न ऐसा ही लड़का ढूंढते हैं ना। उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है वो लोहा है। हर वो औरत जो दबी सताई गई है और जो ये बोझ उठाती है वो भी लोहा है। ठीक है। आशा करती हूँ बहुत ध्यानपूर्वक आपने प्यारे नन्हे बेटे को कविता सुन ली है, कवि विनोद कुमार शुक्ल जी की भावनाओं को, उनकी बुद्धिमानी को समझ लिया है। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, हर एक कविता की व्याख्या और उसके भावार्थ को लेकर आती रहूँगी मैं आपके समक्ष। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।